हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन पीसीसी क्लास। मैं सौरभ राठौर आज आपके लिए लेके आया हूँ 12th क्लास की फिजिक्स। जी हाँ बच्चों, जो 12th क्लास की फिजिक्स में जो लास्ट लेक्चर आपकी लगी थे, उस लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हमने एक नया यूनिट स्टार्ट किया था और यूनिट का जो नाम था वो क्या था? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। जो मैटर है ना, ये ड्यूअल नेचर को एक्सप्रेस करता है। इट मीन्स पार्टिकल्स और वेव दोनों। तो आपने वन बाय वन स्टेप वाइज ये सारे कैरेक्टर की स्टडी की थी। तो लास्ट टॉपिक जो करवाया था बच्चों, आई थिंक लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस। आपने देखा था ना, 4 लॉ आए हुए थे। चारों लॉ में आपको बताया गया था वन बाय वन कि लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है। चलिए इसी बेसिस पे एक जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। आइंस्टाइन ने क्या इक्वेशन दिया, इनको ध्यान से समझिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक मेटल की सरफेस है, ये मेटालिक एलिमेंट है, मेटालिक सरफेस, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं? इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट फॉल करवाते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। अब ये जैसे ही मेटल के सरफेस पे फॉल कर रही है तो यहां पे क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन निकल रही है। जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रही है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ये फोटो इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रही है, इसमें हमने क्या किया? लाइट की रेडिएशन जो फॉल करवाया था, व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशंस which frequency is new falls over the surface of metallic element, then photoelectrons are ejected. But in this case energy are used in to two steps. देखिए, जो इलेक्ट्रॉन जो इमिट होगी ना, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो जस्ट निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी, उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन 5 नोट। Electron just escape out from the surface of matter, it's known as work function। और बाकी जो होगी वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है? इनको ऐसे समझिए, यदि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है? 10 जूल एनर्जी से बाइंड है, 10 जूल एनर्जी से बाइंड है, तो आपने क्या किया? 10.01 अप्लाई किया, तो वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को जस्ट निकालने के लिए सफिशिएंट होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और टोटल ये जो 10.01 है, ये क्या है बच्चों? ये वर्क फंक्शन है, ये है वर्क फंक्शन। और यदि आपने 20.02 जूल एनर्जी अप्लाई किया, तो अब क्या होगा? अब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगी क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब की बार भी एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगी। बट आप सोच रहे हैं बाकी की एनर्जी कहां जाएगी? तो ये सारी एनर्जी चली जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। अब जो इमिट हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी में 10.01 वर्क फंक्शन, बाकी के जो 10.01 है वो काइनेटिक एनर्जी। वन टाइम में 1 इलेक्ट्रॉन इमिट होगी। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि एनर्जी जो यूज होती है इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाने में, इसमें 2 स्टेप में होती है। एक तो होती वर्क फंक्शन और एक होती काइनेटिक एनर्जी। इसी को हम कहते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। हम यूं कह सकते हैं, व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशंस falls over the surface of metallic elements, that electrons are ejected, but energy are used into 2 steps, such as work function, which is sufficient to just escape out the electron, and rest energy are imparting of kinetic energy। जो रेस्ट एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में, बाकी वर्क फंक्शन में। इट मीन्स, मान लीजिए लेट अस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस इक्वल टू न्यू
न्यू मान लिया, एंड एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, बट एनर्जी ऑफ radiations, it means photons, are used into two steps. Energy of photons used into two steps, such as work function, five node, just escape out the electron, from the surface of matter, and rest of energy imparting of काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप और ये हो गया सेकंड स्टेप। अब देखिए जो एनर्जी है ये है E इक्वल टू E1 प्लस E2। E एनर्जी क्या है? H न्यू, और E1 क्या लग रहा है? 5 नोट, प्लस में काइनेटिक एनर्जी, इट मीन्स H न्यू इक्वल टू 5 नोट प्लस हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगेन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू H न्यू माइनस 5 नोट, ये प्लस का था इधर आके माइनस हो गया, इट मीन्स H न्यू माइनस 5 नोट काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? अब देखो बच्चों ध्यान से, यदि हमने एनर्जी 10.01 दिया तो केवल इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी तो 0 है। मान लिया हमने क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज किया जो केवल इलेक्ट्रॉन को एस्केप आउट करने के लिए सफिशिएंट है, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी 0 है। इट मीन्स if the kinetic energy of electrons is equal to 0, only sufficient amount of energy are used which is just only escape out the electron, not a parting of kinetic energy। kinetic energy यूज ही नहीं किया तो क्या होगा बच्चों? H न्यू, काइनेटिक एनर्जी अगर 0 होगी तो जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो जाएगी न्यू नोट, तो H न्यू नोट इक्वल टू 5 नोट प्लस 0, तो 5 नोट इक्वल टू H न्यू नोट। अब ये 5 नोट की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब हम पुट अप करते हैं बच्चों तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू H न्यू माइनस 5 नोट की जगह H न्यू नोट, H दोनों में कॉमन ले लो, ये है न्यू माइनस न्यू नोट, ये है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और इसी को हम कहते हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्लियर है? एनी मोर डाउट्स? नो? ओके। देखिए एक ही लाइन में बच्चों आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस में आप कह सकते हैं कि जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशंस को फॉल करवाते हैं तो जो फोटोन्स की, 1 फोटोन्स की जो एनर्जी होती है वो 2 फॉर्म में यूज होती है। One form just escape out the electron, it means work function, and rest energy are used in kinetic energy।
और इनसे बनेगा बच्चों ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्लियर है? चलिए ओके, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक बच्चों। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डी ब्रोगली ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस। देखिए चैप्टर का नाम इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। ये डी ब्रोगली ने क्या कहा था, जैसे कि आपने देखा होगा 11th क्लास में आया हुआ था मैटर, और मैटर के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट आए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में। एट फर्स्ट जो जॉन डाल्टन ने क्या बताया था कि जो मैटर है एज ए पार्टिकल्स है, इट मींस एटम जो ये पार्टिकल्स की बनी हुई है। तो सबने पार्टिकल्स मान भी लिया कि एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बट जब मैक्सवेल आया, मैक्सवेल का क्या कहना था? मैक्सवेल ने कह दिया ये तो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, वेव का कॉन्सेप्ट दिया। अब सवाल ये उठता है, एक कह रहा पार्टिकल्स, दूसरा कह रहा वेव, और दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करके डी ब्रोगली ने क्या किया, बीच का काम किया। इट मींस डी ब्रोगली ने कहा कि जो मैटर होती है वो दोनों कैरेक्टर को शो करता है, सच एज पार्टिकल्स एज वेल एज वेव। तो हम यूं कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस material particles are possess the dual nature such as particles as well as wave. It means possess the matter possess the dual nature such as particles as well as wave is called de Broglie dualistic hypothesis। फिर इन्होंने क्या किया था, एक इक्वेशंस दिया था, जो वेवलेंथ होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोमेंटम का। वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन inversely proportional to the momentum। इट मीन्स बच्चों जो लैम्डा है वो इनवर्सली हो जाएगा पी का, पी फॉर मोमेंटम। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर H equal to Planck constant, value 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। क्लियर? और P इक्वल टू mv, तो लैम्डा इक्वल टू H अपॉन में mv, ये है वेवलेंथ। तो बच्चों इस तरह से वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को अब हमें प्रूव करना होगा। इसी को हम बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशंस। तो देखिए डी ब्रोगली इक्वेशंस कैसे प्रूव करते हैं। डी ब्रोगली इक्वेशंस, अब देखिए ये भी जो अपना इक्वेशंस बनाया था ना, दो इक्वेशंस को मॉडिफाई किया है इन्होंने, स्पेशल कुछ नहीं किया। जैसे कि आपने देखा इन्होंने दो कैरेक्टर पार्टिकल्स और वेव दोनों को मर्ज करके बता दिया इन्होंने कि पार्टिकल्स और वेव दोनों कैरेक्टर को प्ले करते। ठीक इसी तरह से इक्वेशन से भी इन्होंने बनाया। देखिए हम क्या जानते हैं, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थ्योरी, प्लांक क्वांटम थ्योरी E इक्वल टू एच न्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यू फॉर क्वांटम है बच्चों, क्वांटम। Again, according to Einstein equations, E equal to mc की स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। E equal to h न्यू,
और E equal to mc square. So this equal to this. It means h nu equal to mc square. Again, relation between c, nu and lambda. C equal to nu lambda. It means nu equal to c by lambda. इनको थर्ड में पुटअप कीजिए. पुट इन इक्वेशन थर्ड. एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू एम सी की स्क्वायर. सी से स्क्वायर कैंसल आउट. बच्चों ये जो c है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो इसको v भी लिख सकते हैं ना, बट c इक्वल टू v. पार्टिकल्स होगा तो v, तो h अपॉन में लैम्डा इक्वल टू एम वी, और एम वी इक्वल टू क्या, p. सो h कांस्टेंट है, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन में p, या लैम्डा इनवर्सली p का. तो बच्चों ये है डी ब्रोगली डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस. क्लियर. देखिए बिल्कुल ही सिंपल है, इन्होंने दो कॉन्सेप्ट को मर्ज करके अपना एक कॉन्सेप्ट बनाया. दो इक्वेशंस का यूज किया, एक प्लांक क्वांटम थ्योरी से, एक आइंस्टाइन इक्वेशन से, और लास्ट में इन्होंने रिजल्ट जो निकाला, वेव लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम. इज दैट क्लियर? ओके. तो बच्चों ये डी ब्रोगली इक्वेशंस में आपने देखा कि वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम का, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में एम वी. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. ये है रिलेशंस बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ. जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो लैम्डा एंड टेम्परेचर टी, कैपिटल टी. क्लियर है? दोनों में हम रिलेशंस देखते हैं बच्चों. तो हम जानते हैं, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू 3/2 KBT. KB क्या बच्चों? बोल्ट्जमान कांस्टेंट. पढ़ा होगा आपने, 11th क्लास में आया हुआ था. K इक्वल टू 3/2 KBT. KB बोल्ट्जमान कांस्टेंट है. क्लियर है? अगेन काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, है ना. चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2k अपॉन में m इक्वल टू v की स्क्वायर. तो v इक्वल टू अंडर रूट 2k अपॉन में m. तो बच्चों ये वेलोसिटी हो गई. अगेन मोमेंटम p इक्वल टू mv. सो p इक्वल टू m की जगह m और v की जगह अंडर रूट 2k अपॉन में m. और इस m को ब्रैकेट के अंदर ले चलते हैं, तो m की स्क्वायर. इट मीन्स अंडर रूट m की स्क्वायर 2k अपॉन में m. m से m कैंसल आउट, सो p इक्वल टू अंडर रूट 2mk. क्लियर है? चलिए अब चलते हैं हम डी ब्रोगली से. अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशंस, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में पी. सो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में पी की जगह 2mk, और k की वैल्यू जो ये हमने निकाल रखा है फ्रॉम इक्वेशन 1, लैम्डा
इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट 2m और k की जगह 3/2 kBt, 2 से 2 कैंसल आउट और ये हो गया बच्चों लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट 3m kBt। तो ये रिलेशन है बच्चों डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर में। एच प्लांक कांस्टेंट, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के बी बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए बच्चों, अब जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है इनका पोटेंशियल के साथ हम रिलेशन निकालते हैं। अब देखिए हम क्या जानते हैं, वी नो दैट जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, जैसे ही मूव कर रही है तो इसकी एनर्जी हो जाएगी और वो एनर्जी जो होगी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अगेन इलेक्ट्रॉन तब मूव करेंगे ना जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल V इक्वल टू W/Q। क्लियर है? बट हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो बट Q इक्वल टू E, सो V इक्वल टू W में E, W इक्वल टू EV। ये हो गया सेकेंड। अब देखो बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी और ये वर्क डन दोनों एक दूसरे के इक्वल है वर्क एनर्जी थ्योरम से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वर्क एनर्जी थ्योरम, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू EV। देखो बच्चों, ये V बड़ा है पोटेंशियल और छोटा v वेलोसिटी। सो V स्क्वायर इक्वल टू 2EV अपॉन में m। तो V इक्वल टू अंडर रूट 2EV अपॉन में m। ये हमने वेलोसिटी निकाल दिया। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। तो एच अपॉन में एम और v की जगह अंडर रूट 2EV अपॉन में m, है ना। चलिए इस m को अंदर करते हैं। तो h अपॉन में अंडर रूट 2EV m की स्क्वायर अपॉन में m से स्क्वायर कैंसल आउट। अब ये बच्चों h अपॉन में अंडर रूट 2ME इंटू में अंडर रूट v। ठीक, अब सब की वैल्यू पुटअप कीजिए। h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन में अंडर रूट 2 मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 और चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 अंडर रूट v। तो बच्चों इन सब को सॉल्व करोगे तो ये जो है लैम्डा इक्वल टू 12.27 इंटू 10 टू द पावर -10 अंडर रूट v मीटर, या एंगस्ट्रम में 12.27 अपॉन में अंडर रूट v एंगस्ट्रम लैम्डा। ये रिलेशन निकल जाएगा। इस पे कई एक बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में। v की वैल्यू आपको दे दिया जाए 100 और फिर कहेगा वेवलेंथ लैम्डा, तो अंडर रूट 10 डिवाइड करेंगे तो 1.227। सो सिंपल, वेरी सिंपल। तो बच्चों इस तरह से ये रिलेशंस है डी ब्रोगली वेवलेंथ और पोटेंशियल में। इससे हम निकालते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो
बच्चों आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, आपने देखा 1 बाय 1 स्टेप वाइज डेरिवेशन पोर्शन थे, डेरिवेशनल पोर्शन था जो कि आपको 1 बाय 1 स्टेप वाइज करवाया गया। आई होप आप सभी बच्चों को आज की क्लास में जो भी टॉपिक करवाया गया सारे टॉपिक बिल्कुल ठीक ठीक समझ में आया होगा। फिर भी मैं बार बार हर एक लेक्चर के एंड में आपसे बताता रहता हूं कि यदि आपको कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उस प्रॉब्लम को आप कमेंट करके पूछिए और आपकी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे। यदि आप अपनी प्रॉब्लम अभी नहीं पूछते हैं तो फिर कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि आज आप अपनी प्रॉब्लम से निजात नहीं पाते, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करते, तो ये प्रॉब्लम एक टाइम में इतनी बड़ी हो जाएगी कि ये सॉर्ट आउट नहीं होगी और पेपर तक जाते जाते सारे टॉपिक बिल्कुल आपके लिए निल बटा निल, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसीलिए बच्चों अपनी प्रॉब्लम को डेली हर एक वीडियो में जो भी करवाया गया ना समझ में आए तो पूछिए और हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो बच्चों आज के जो ये यूनिट थे, ये यूनिट लगभग एंडिंग पे है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।